तो हम लोग अब चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट में आ गए जिसका नाम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कैसा बिहेवियर होता है। देखो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, जैसे मान लो वाटर, तो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने पहले पढ़ा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग नहीं पढ़नी, अब हम लोगों को पढ़ना है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कैसे बॉन्डिंग करता है। तो हम लोगों को दो मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग को समझना है, तो इसलिए हम लोगों का टॉपिक का नाम होगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि हम लोग फोर्सेस को पढ़ेंगे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में डेवलप होता है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इन दिस सेक्शन वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस exist between two molecule. Different type of forces exist between two molecule. तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं हम लोग उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे कि दो मॉलिक्यूल में कैसा बिहेवियर होता है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में कैसा बिहेवियर होगा, क्या फोर्स होगा, वो करने वाले। तो देखो इसमें करने कौन कौन से फोर्स, पहले ये लिख लेते हैं लिस्ट इसका। तो देखो सबसे पहले करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है और आज के लेक्चर में हमारा सारा फोकस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर रहेगा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फोर्सेस है जो हम लोग और लिख लेते हैं, तो सेकंड इसमें फिर करेंगे। डाइपोल डाइपोल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। थर्ड विल बी आयन डाइपोल एंड डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, आयन डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फोर्थ विल बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिफ्थ विल बी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड लास्ट विल बी इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमको टोटल ये 6 टाइप के करने हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस पूरे सेक्शन में, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक, आप ये मत सोचना कि इतना लंबा करना है अभी सर, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद फिर बाद में डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल एंड लास्ट में इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो हमें ये इतने फोर्सेस के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहला हेडिंग लिखो आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो देखो हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सपोज करते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है ए और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, मीन्स ये मेनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है और इससे जुड़ा है एक हाइड्रोजन एटम। तो देखो ये मान के चल रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए की बहुत हाई है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ए का है वो काफ़ी हाई है। तो वो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है टेबल में, बस वही आपको लेना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन भी ले सकते हो, बस इसके अलावा और कोई नहीं। तो मान के चल रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज वेरी हाई, बहुत हाई है। तो ए जो होगा वो, अरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पता होता ना कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर हो जाता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बीचों बीच में होता है, ए इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा, जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ए की तरफ चला जाएगा और ए पे आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये पहली कंडीशन है कि H हाइड्रोजन
H must be bonded with very high electronegative atom। तो अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डिंग नहीं होगी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। फिर एक दूसरा एलिमेंट सपोज करते हैं, कोई बी है, मतलब बी और ए सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, पर बी कोई एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं और इस पर कोई माइनस चार्ज, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल का पार्ट है, ये अलग मॉलिक्यूल, और इस पर माइनस चार्ज है या प्लस। तो अब देखो प्लस माइनस चार्ज होगा तो आपको पता ही होता है कि जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, वही जो आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज वाला अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए देखो समझो पहले कंडीशन क्या क्या है। इसमें दो कंडीशन है, पहला ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन खींच सके और H पे पॉजिटिव चार्ज आ सके, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन पे काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भूल जाओ, नहीं हो सकता। दूसरा, इधर जो एलिमेंट बी होगा उस पर भी माइनस चार्ज होना चाहिए, तो इसका प्लस इसके माइनस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, वही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको पहले ड्रॉ कर लो, फिर इसमें नीचे लिखते हैं, लिखो व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम then hydrogen have very high positive charge, very high मतलब कि ठीक ठाक पॉजिटिव होता है, then hydrogen have very high positive charge. This hydrogen is attracted toward other negatively charged atom and a force of attraction is developed between positive charged hydrogen and negatively charged other atom. This force of attraction is known as hydrogen bonding. तो हाइड्रोजन क्या होगा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी और एलिमेंट के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होता है, और इसमें क्या होता है फिर आपके पास एक बॉन्डिंग डेवलप होता है जो आपके पास कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यही आपके पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन मस्ट है कि आपका जो एलिमेंट होता है वो काफ़ी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन मस्ट है कि जो H होगा वो काफ़ी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को देखो इसमें बता रहा हूँ कि ए जो एलिमेंट है, देखो सबसे पहली बात तो कौन कौन से एलिमेंट है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाई देखो आप लोग एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद करो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करता था। तो चार्ज पे तो डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, प्लस साइज अगर बड़ा हो गया तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो देखो क्या है कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। तो चार ही एलिमेंट है जो जिनमें बहुत मतलब क्लोज फाइट है, फिर जो सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब आप लोग याद करो पीरियोडिक टेबल में ये बताया हुआ है कि सेकेंड पीरियड से जब आप थर्ड पीरियड में जाते हो तो साइज का इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन में साइज चाहोगे तो बहुत बड़ा इंक्रीज होता है, और सेकेंड से थर्ड में बोला तो बहुत बड़ा इंक्रीज होता है, थर्ड से फोर और फोर्थ से फिफ्थ में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो थर्ड से मतलब सेकेंड से थर्ड में बहुत बड़ा इंक्रीज होता है। तो क्लोरीन का क्या होता है, साइज बड़ा है, अगर साइज भी बड़ा हो गया तब भी फोर्स वीक होगा, और वीक फोर्स होगा तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलते। तो याद रखना है कि फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करता है। तो पहले आप इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्लोरीन फ्लोरीन काट के करो क्लोरीन, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन लिखो F की जगह Cl, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं बनाता है क्योंकि उसका साइज क्या होता है, बड़ा। तो अब आपके लिए बहुत सिंपल है, तीन ही एलिमेंट आपको ध्यान रखने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, कौन कौन से? FON, अरे फोन याद रखना बस, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जब हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करता है। तो चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई जो भी हमारा चारों साइड प्रेजेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर से। तो वाटर से स्टार्ट करेंगे। वाटर भाई आपको पता ही होता है एसेंशियल है जिंदा रहने के लिए। तो देखो वाटर में क्या होता है, अरे बेंट इसका स्ट्रक्चर, ये तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा ना, बेंट इसका स्ट्रक्चर है। देखो चलो एक और कर लेते हैं। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे प्लस, इस पे प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस चार्ज आपके पास ऐसे आ जाएगा ये, और फिर इसके बाद फिर हम लोग नीचे वाले में देखते हैं क्या होगा, वही माइनस और प्लस। तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। एक्चुअल में जो अट्रैक्शन डेवलप होता है वो इसके पॉजिटिव चार्ज और इसके लोन पेयर, अरे लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक्चुअल में इसका पॉजिटिव चार्ज इसका लोन पेयर पे होता है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर से देखो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव, तो ये ऐसे है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? 4। अरे 2 हाइड्रोजन बनाते हैं और 2 ऑक्सीजन बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 4। तो ये आपका वाटर, मतलब वाटर का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से वाटर का जो मतलब मॉलिक्यूल होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें नीचे लिखो वन वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे 4 मैक्सिमम है, ये तुमने सब करवा दिया ना। ये कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखो होता क्या है, अगर आपसे पूछे कि एवरेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल, एवरेज, तो एवरेज मतलब देखो ऐसे समझो, तो कुछ ने 4 बॉन्ड बनाए, ठीक है, पर ये जो बॉन्ड है, अरे भाई आधा इसका भी आधा इसका भी है। अरे ये बॉन्ड इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा। तो देखो अब देखो ये बॉन्ड इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, आधा आधा एवरेज निकाले ना ये, तो इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, इसको भी। तो अब ऐसे नीचे वाले से भी करोगे तो आधा इसको आधा इसको। तो एवरेज जब करोगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें ये भी लिख लिखो एवरेज 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर आप सारे मतलब ये क्या होता है, लॉन्ग से सीरीज चलती रहती है। मतलब आप समझो अगर आप 1 ml, सिर्फ 1 ml पानी लोगे तो उसका मोल निकालो तो वो 1/18, अरे वाटर का मास 18 होता है ना, 18 ग्राम, तो 1/18 मोल होगा। और एन से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 × 10⁻23। तो आप सॉल्व करोगे तो चलो 10⁻21 में, अगर 10⁻21 मॉलिक्यूल होते हैं, 1-2 मॉलिक्यूल नहीं होते, तो ये मॉलिक्यूल की सीरीज चलती जाएगी, खत्म ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर एक मॉलिक्यूल में एवरेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछी जाए तो कितना होता है? तो एवरेज होता है 2, और एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने फॉर्म कर सकता है? 4। ठीक है, मैक्सिमम 4, और एवरेज निकालने को बोला तो एवरेज आपके पास आएगा 2। तो हम लोग अभी देखते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो जैसे हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, आपके पास HF, ठीक है। तो कोई ये ध्यान रखना कि ये जैसे फ्लोरीन में 3 लोन पेयर होते हैं ना, sp3 वाला है, तो ये कुछ ऐसा होता है। अरे बेंट 10, ये मैं सोचना है कि स्ट्रेट अपोजिट भाई 109 109 109, sp3 याद करो, sp3 सारे एंगल 109, बेंट है ये। तो देखो होता क्या है, तो मैं बस आपको ऐसे दिखाते जा रहा हूं। देखो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो F में लोन पेयर होता है तो यहां से बेंड पे होता है। अरे भाई आप अपोजिट लगाने से मत सोच रहे ना कि आपको 180 डिग्री हो गया। अरे सारे के सारे जो हैं आपके पास
ऑर्बिटल्स उनमें एंगल 109 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो ऐसा दिखाया जाता है HF में, देखो हाइड्रोजन पे तो कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन पे देखिए इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लिया, हाइड्रोजन तो कंगाल है, हाइड्रोजन के पास तो कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, तो वो उसका कुछ है ही नहीं मतलब। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, माला माल कौन है, फ्लोरीन। तो फिर इसमें और फ्लोरीन पे 3 लोन पे ध्यान रखना। तो ये जो बॉन्डिंग होती है वो बेंट होती है, यहाँ से बेंट दिखाना होता है। इस तरीके से डायग्राम भी आते हैं कई बार, तो ये आपको ध्यान रखना फ्लोरीन से बेंट करना होता है, बेंट। एंगल की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना बेंट, हाइड्रोजन पे कुछ होता है ना, फ्लोरीन से बेंट, यहाँ से बेंट, ठीक है। तो ये HF का डायग्राम होता है। अब HF में क्या होता है कि अगर पूछे HF में कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, एक मॉलिक्यूल कितने बनाता है, 1 और 2, पर एवरेज कितना है, अरे एक इसका मतलब सॉरी आधा इसका आधा इसका आधा इसका आधा इसका, तो एवरेज 1, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो कि 1 HF मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल। तो एवरेज कितना होता है, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल, ठीक है। HF हो गया। अब चलो अमोनिया को भी कर लेते हैं। एक्चुअल में अमोनिया गैस होता है और एक पॉइजनस गैस भी है, उसका कोल्ड स्टोरेज में यूज होता है। अरे कोल्ड स्टोरेज पता होगा ना, ये जैसे कि आपको विंटर के टाइम पे भी कई बार मैंगो मिल जाते हैं, मैंगोस, तो मतलब फ्रूट जो होते हैं आपको अनसीजनेबल में मिल जाते हैं ना, कि मान लो कि विंटर का फ्रूट समर में मिल जाता है, समर का फ्रूट विंटर में मिल जाता है, तो वैसे फ्रूट्स को हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते स्टोर करके। तो कोल्ड स्टोरेज में स्पेशली जो गैस यूज की जाती है मतलब लो टेम्परेचर के लिए, वो अमोनिया गैस होती है। अरे आप लोगों के जो रेफ्रिजरेटर आता है उसमें भी तो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, तो वैसे ही वहाँ पे अमोनिया गैस का यूज करते हैं मेनली, ठीक है। तो हम लोग इसमें करते हैं, क्या होगा आपके पास, अमोनिया के बारे में देखो थोड़ा समझ लेते हैं। अमोनिया में देखो वैसे अगर आप देखोगे हाइड्रोजन तो भाई 3 है, देखो 3, पर ये एक ही इससे बॉन्डिंग कर पाएगा। अब तो लोन पेयर ही नहीं, देखो मतलब बॉन्डिंग में क्या होता है कि H पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरे वाले एटम के लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होता है, लोन पेयर की तरफ। इन पे एक ही लोन पेयर है, बस ये दोनों बेचारे नहीं कर पाएंगे। अरे भाई H पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा मतलब थोड़ी ना कि सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का लोन पेयर चाहिए, माइनस चार्ज भी चाहिए। एक ही लोन पेयर था बेचारे के पास, दे दिया, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एक ही हो पाएगा। हाँ ऐसे ऊपर भी, अरे ऊपर भी अमोनिया होगा, ऐसे ऊपर भी, तो एक मॉलिक्यूल ध्यान रखना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है। अमोनिया में एक मॉलिक्यूल मतलब नॉर्मली एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि एक ही लोन पेयर है, ठीक है। तो ये कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों ने बेसिक चीजें समझ लिया। अब देखो पहले समझते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब पहले इसका वो पढ़ लेते हैं, मतलब पहले इसका हम लोग यूज पढ़ लेते हैं। तो देखो यूज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या क्या एप्लीकेशन होता है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे तो चलो भी डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर देता है। अब लोग बॉइलिंग पॉइंट को कैसे चेंज करते हैं, देखो बॉइलिंग का पहले मतलब समझो। मान लो वाटर है, H2O लिक्विड है, ठीक है। देखो वाटर में आपको क्या होगा पता होता है, लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो लिक्विड में क्या होता है, दो वाटर मॉलिक्यूल पास पास है। जब पास पास होंगे तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आप जब इसको हीट करते हो तो ये दूर दूर चले जाते, अरे वेपर, वाटर वेपर में फैल गया ना ये, तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाती है एक्चुअल में। तो होता क्या है कि देखो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, और जब आपस में जुड़े होते हैं तो वो क्या होता है, इनमें डिस्टेंस क्लोज होता है और वो क्या होता है, लिक्विड होता है। आप जब उसको गर्म करते हो तो गर्म करने से आपने क्या दिया, एनर्जी दिया। उस एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग धीरे धीरे टूटने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, 100 डिग्री पे, धीरे धीरे क्या होगा, 100 डिग्री पे सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है तो वो क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो मतलब ऐसा होता है कि मान लो कि अगर दो मॉलिक्यूल है, अगर इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। अरे स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटर, देखो वेपर का मतलब क्या होता है कि जैसे वेपर में क्या होता है, गैस समझ लो, गैस में क्या होता है पता होगा ना कि गैस के मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन, CO2 सब दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, पर सॉलिड के और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो अगर आपको कभी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको जो दो मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाना होता है। जैसे आपका लिक्विड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसको तोड़ना होता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, तो मतलब अगर मान लो दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो उसको तोड़ने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना हाई होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बहुत हाई होता है। तो इसमें नीचे लिखते हैं इसमें, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप बोलोगे कि सर लिक्विड से गैस, ठीक है वही आपके लिए सही। आगे चल के हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को कुछ और भी समझेंगे, अभी आपका लिक्विड तो गैस बहुत है। तो होता क्या है कि इसमें नीचे लिखो एज strength of intermolecular force increases in molecule, boiling point of molecule also increases. In case of hydrogen bonding, intermolecular force between two molecules is very high, so boiling point in case of hydrogen bonding is very high. ठीक है, तो वो एक्सेप्शनली बहुत हाई होता है। ठीक है, इसमें नीचे लिखो, देखो जब मास ज्यादा होता है तो आपको पता होगा ना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अरे घर पे कभी कम मिल्क लोगे तो देखो गैस ऑन करो तुरंत बॉईल कर जाएगा, ज़्यादा दूध ले लो ऑन करो बॉईल होने में टाइम लगता है, उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें एक चीज़ नीचे लिख लो, देखो एज मास ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो देखो अब है क्या इसमें, एक है HF, HBr, HCl और HI। हमने HCl और HBr, हमने सोचा कि भाई मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। पर HF के केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। क्यों? क्योंकि HF में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl, HBr और HI में नहीं होता। देखो पहले सिंपली समझो क्या है, मास बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होता है। HF के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, उसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो HF का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्चुअल में यहाँ से मतलब वो सबसे नीचे से सबसे ऊपर जंप करता है और सबसे ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट HF का। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल का एक्सेप्शनली बहुत हाई होता है। जैसे कि HCl ये गैस है, मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर आप 25 डिग्री की बात करो, 25 डिग्री पे HCl एक गैस है। आप बोलोगे नहीं सर हमने लिक्विड पढ़ा रहे, भाई लिक्विड नहीं, वो पानी में डिजोल्व होता है वो। अरे गैस ऐसा तो है नहीं कि गैस, अरे वाटर में गैस डिजोल्व होते हैं ना, आप कई बार वाटर को हीट करो देखो गैस उड़ने लगते हैं। तो HCl एक्चुअल में गैस होता है। अगर आप प्योर HCl लोगे, प्योर HCl रूम टेम्परेचर पे गैस होता है। आपने जो कई बार मानो लैब में देखा होगा या फिर घर में कभी कोई सोल्यूशन में देखा होगा HCl प्रेजेंट होता है, तो वो वाटर में डिजोल्व होता है। ठीक है, तो वो प्योर HCl नहीं होता है, प्योर HCl तो गैस होता है। ठीक है, ये आपके पास होगा ऐसा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई। सेम वैसे ही H2O, H2S, H2SC और H2T। तो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है, तो वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट
ये ऐसे और वाटर भी भाई एक बड़ा जंप लेगा ऐसे, ठीक है। एक और लेते हैं अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का बॉइलिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, पर इसका इतना नहीं बढ़ता है कि सबको मतलब सबको जम कर सके। अभी समझते हैं कि इसका क्यों नहीं बढ़ता ज़्यादा। तो ये क्या होता है, बढ़ता तो है पर बीच में जाके अटक जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, PH3 वो बीच में जाके अटक जाएगा। तो ध्यान रखना, बढ़ेगा तो पर सबसे ऊपर नहीं जा पाता। तो ASH3 फिर NH3 और फिर आपके पास SbH3। अरे SbH3 एंटी मनी है भाई, ठीक है। तो ये बीच में जाकर अटक जाएगा। अमोनिया का क्यों अटक गया बीच में, इसको समझते हैं अभी। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है भाई, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनमें क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे अगर आप कार्बन में जाओ तो कार्बन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कार्बन बॉन्डिंग नहीं करता है, ठीक है। ये SNH4, ठीक है। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक्चुअल में थोड़ा मैजिकल वर्ड है। मैजिकल वर्ड मतलब कि जैसे आगे चल के हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो ये जैसे मैंने बोला कि देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है। मैंने पहले बता दिया कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, FON, ठीक है। फॉन याद करना है। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। पर जब आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं और जब बोल देते हैं कि भाई इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, देखो पहले तो क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चे को स्ट्राइक नहीं करता, मतलब आप लोगों को हो सकता है स्ट्राइक ना करे, ठीक है। तो उसमें टीचर का काम होता है याद दिला देना कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे ही बोलो कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके बाद तो ऐसा होता है कि बच्चों को हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही दिखती है और उसको ये भी लगता है कि कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब पहले वो दिखता नहीं है और जब बोल दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हर जगह वही दिखता है, ठीक है। तो ऐसा आगे चल के ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना है कि कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, नहीं। मैं क्लियरली बना कर रहा हूँ पर फिर भी लोग आगे करते हैं, मानते नहीं है। तो मैं जो समझा रहा, ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तब होता है जब हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। तो लास्ट वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था तो बॉइलिंग पॉइंट आराम से इंक्रीज होता रहेगा। अब पहले समझ लेते हैं कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक। स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग। तो देखो सबसे पहले ये A और ये H और ये B। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले तो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि H पे कितना ज्यादा चार्ज है। तो मीन्स A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना हाई होगा उतना अच्छा रहेगा। देखो अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो A इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जितना ज्यादा A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो H पे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। जितना ज्यादा H पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो हम पहला पॉइंट लिखो कि लिखो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A increases, charge on hydrogen increases, so strength of hydrogen bonding increases. So strength of hydrogen bonding increases, तो वो इंक्रीज करने लगता है। तो जितना ज्यादा A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात B का चार्ज। देखो हम लोग बात करते हैं, हमेशा हम लोग बात करते हैं आपके पास जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। बी पे जितना ज़्यादा आपके पास चार्ज होगा उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मतलब बी पे ज़्यादा चार्ज होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, अच्छा होगा। पर आप एक बात समझो, जैसे रियल लाइफ में समझो, अच्छा क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो ज़्यादा दानी होता है, मतलब वो ज़्यादा मतलब पैसे डोनेट करता है, क्या ऐसा होता है? या फिर जो पैसा डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो आदमी का पर्सनल चॉइस पे होता है।
मतलब जैसे हो सकता है कई बार आप सुनोगे कई लोग बहुत पैसे वाले हैं पर पैसे बिल्कुल डोनेट नहीं करते, पैसे रखे रहते दबा के, और कुछ लोग नॉर्मल लोग होते हैं वो भी पैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को डोनेट करते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम पे लोगों को हेल्प किया, मजदूरों की हेल्प किया, तो क्या होता है कि ये सब जो टेंडेंसी जो होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ज़्यादा पैसे का मतलब ये नहीं होता कि वो ज़्यादा चैरिटी करेगा, ज़्यादा लोगों की हेल्प करेगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो वैसे आपको एक चीज़ समझाना है मुझे कि बी पे अगर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बी फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो आप समझो, अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है, बी का इलेक्ट्रॉन, देखो बी पे चार्ज ज़्यादा होगा तो अच्छा रहेगा, मतलब बी पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना अच्छा रहेगा। पर एक चीज़ समझ लेते हैं पहले बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। जो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है वो इलेक्ट्रॉन कभी देगा नहीं। तो अगर H प्लस को B माइनस इलेक्ट्रॉन फॉर्म करना है तो उसको B का इलेक्ट्रॉन मिलना तो चाहिए। अगर देखो आप क्या करते हो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव में जब भी बॉन्डिंग करते हो, जब भी चार्ज आता है तो बॉन्डिंग जब करते हैं तो इस वजह से होता है क्योंकि B पे माइनस चार्ज है, B इलेक्ट्रॉन क्या है देना चाहता है, तो इस वजह से होता है। अगर B की देने की टेंडेंसी नहीं है तो भाई H बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो देखो दो समझो, दो बातों को समझो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ज्यादा चार्ज, ठीक है, बी पे ज्यादा चार्ज होगा तो अच्छा रहेगा, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अच्छा तो रहेगा, पर बी की देने की टेंडेंसी तो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो बी बोलता है भाई मुझको नहीं देना है, तब एच कुछ कर ही नहीं पाएगा। अरे जब बी बोल रहा है कि नहीं देना मुझे जाओ, तो एच क्या करेगा, कुछ नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बी इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा इस बात पर भी बहुत मतलब चीजें डिपेंड करती है, और इसके लिए एक टर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, ठीक है। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वो नहीं देगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब सेकंड पॉइंट लिखो देखो बी पे चार्ज होगा तो अच्छा है, पर मेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखो एज चार्ज ऑन बी इंक्रीजेस, strength of hydrogen bonding also increases, but hydrogen bonding also depends on electronegativity of B. As electronegativity of B increases, strength of hydrogen bonding decreases. जब B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन भाई नहीं देना चाहता है, उसको बाउंड नहीं बनाना है, तो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलो बहुत समझ लिया, अब इसमें एग्जांपल समझते हैं। कुछ भी ऑक्सीजन मान लो, इसको H की जरूरत नहीं, चलो F बहुत है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, देखो इन तीनों को, जैसे लिखा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। देखो इनमें सबसे पहले तो देखना भाई ए को, पहले वही देखना ए को, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा एक केस और लिख लेते हैं इसमें। देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, पहली बात। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ वीक होगा, पहले ए को देखना था, ए को, तो एफ। अब इधर देखो ऑक्सीजन, इधर देखो फ्लोरीन, तो दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मतलब वो उसका दिल बड़ा है, दिलदार आदमी है, इलेक्ट्रॉन दे देगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो समझ लो कंजूस आदमी है, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, खींचने की ट्राई करेगा, दे सकता ही नहीं।
तो ये दिलदार आदमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने का ट्राई करेगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हार्ट। पहले देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ये ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा होगा ए में, मतलब फिर सेकंड में, पहले लेकिन ए को देखना है, पहले ए को, ठीक है, इसको बाद में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन दिलदार आदमी, एफ कंजूस आदमी, तो इसलिए 3 और ए 4, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो अगर ऐसे ले लिया कि HF ले लिया, HF, अरे HF वाला था ना ये, HF, और दूसरा वाटर, अरे वाटर था ना H2O, तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें स्ट्रांग होगा, इसमें, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा कि आपके पास उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में HF में स्ट्रांग होता है, फिर H2O, फिर अमोनिया, ठीक है। HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होता है, फिर आपके पास वाटर और फिर अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। नीचे एक क्वेश्चन लिखो, नीचे क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF, H2O एंड अमोनिया। तो हम लोगों को इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। तो हमको पता है भाई कि जब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में भाई स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। पर देखो पढ़ाई इतने सिंपल होती नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही फैक्टर से डिसाइड नहीं होता, और भी तो फैक्टर है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, 2, अरे 2 बनाता है, एवरेज 1 था, पर एक HF मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, 2। अच्छा, वाटर एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, 4, डबल है भाई, डबल, ठीक है, डबल 4 है वो, ठीक है। अब HF और वाटर में, अरे ठीक है HF का बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है, और वाटर का चलो वीक है, थोड़ा सा वीक होगा, ऐसा नहीं बहुत डिफरेंस है, पर चलो वीक है, वाटर का वीक है, HF का स्ट्रांग है। पर वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और HF में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कॉमन सेंस क्या कहता है भाई, 4 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉयल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने पड़ते। 4 बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है कि 2 बॉन्ड तोड़ना, तो 4 बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, देखो अमोनिया का तो सबसे वीक होगा, नंबर भी कम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया इवन गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। फिर HF, फिर वाटर। HF का 70 या 80 के आसपास होता है, 100, और इसका 10 डिग्री के आसपास नियरली होता है, 10 में नहीं शायद 0 डिग्री के आसपास, चलो जो भी है, ये सबसे हाई होता है। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो boiling point of water is more than HF because in water 4 hydrogen bonding is present per molecule, whereas in HF only 2 hydrogen bonding is present per molecule, ठीक है। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई कम होती है, वाटर में ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चलो आगे चलते हैं। तो आगे इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नीचे लिखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 1 इज इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। सेकेंड इज इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटर एंड इंट्रा, ठीक है। देखो एक आप लोगों ने टर्म सुना होगा इंटरनेट, अरे इंटरनेट, और एक होता है इंट्रानेट। देखो इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी कंप्यूटर होगा, जो भी मोबाइल होगा, वो बाहर की दुनिया के मोबाइल या इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, दैट इज इंटरनेट, मतलब एक का दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपका सपोज करो कि आपके घर में सपोज करते 5 कंप्यूटर है, ठीक है, आपके घर में, ऑफिस में, जहाँ पे भी, जो भी आप समझ लो, 5 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, पर वो बाहर के कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है। तो एक कंप्यूटर का फाइल दूसरे कंप्यूटर में तो जा सकता है, पर वो बाहर से कुछ ला नहीं सकता।
तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट में क्या होता है, विद इन मतलब एक रेंज के अंदर ही फिक्स होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि चाइना, तो चाइना में क्या है कि इंटरनेट बैन है। अब बोलोगे नहीं सर, हाँ चाइना में इंटरनेट बैन है, चाइना में आप फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं चला सकते। तो चाइना में क्या है कि जो भी चीज़ें चलती, जैसे वहाँ पे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है फिर जो भी है, वो सिर्फ चाइनीज लोगों के लिए है, वो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। तो पूरा का पूरा चाइना एक इंट्रानेट है। इंटरनेट का मतलब कि वो आपस में कनेक्टेड है पर बाहर के लोगों से कनेक्टेड नहीं। इंटरनेट का मतलब कि सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इंट्रा में क्या होता है, एक फिक्स मॉलिक्यूल मतलब एक फिक्स मतलब एरिया में सिर्फ कनेक्टेड होता है। जैसे जो ऑफिसेज जो होते हैं, जैसे मान लो कि आप मान लो कहीं आगे जॉब करते हो, तो ऑफिस में नॉर्मली क्या होता है, इंटरनेट बैन होता है, तो आप वहाँ पे जाकर फेसबुक नहीं कर पाओगे। पर हाँ अब आप बोलोगे सर अगर मान लो मेरे कंप्यूटर का फाइल किसी और को देना है तो, अरे आपस में कवर होता है तो वहाँ पे इंट्रानेट चलता है, तो आप एक से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हो, पर आपका कंप्यूटर किसी बाहर के सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इंटर मतलब होता है कि सब कनेक्टेड है, और इंट्रा मतलब कि विद इन मतलब एक स्पेस में कनेक्टेड है। तो इंटर मॉलिक्यूलर में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होगा। इंट्रा में क्या होगा, आपस में कनेक्ट हो गया भाई, दूसरे की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितना केस किया, अभी तक जितना भी केस किया वो सारे के सारे क्या थे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अदर मॉलिक्यूल के साथ। नीचे हेडिंग लिखो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेडिंग लिखो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखो इन दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल। ऐसा हो सकता है, हाँ भाई ऐसा हो सकता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। बेंजीन, ठीक है, अरे बेंट होता है भाई, बेंट। अरे मॉलिक्यूल है, फ्री है, घूम रहा है, कभी ना कभी तो रुक जाएगा। मान लो इसके बगल में आपने जोड़ दिया एल्डिहाइड। अरे एल्डिहाइड पहचानते होगे ना, ये एल्डिहाइड है। अच्छा, ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की, तो इस पे चार्ज, और एल्डिहाइड माइनस, इस पे प्लस। तो इसमें देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर आ गया, तो ये क्या है, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, देखो इसका वैसे नेमिंग जो है बहुत अच्छा ही, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। आप बोलोगे क्या, कोई जरूरत नहीं लिखने की, बाद में लिखेंगे, जरूरत नहीं है। अच्छा चलो लिख लेते हैं। अच्छा ये एक दूसरे का ऑर्थो पे है, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो। अरे एल्डिहाइड है ना, तो उसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है, आईयूपीएससी नेम नहीं है। आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे भाई, अच्छा नाम है, फेमस नाम है, लिखवा दिया, अच्छा नेम है बस। कब एक दूसरे को ऑर्थो पे जुड़े, तो ये हुआ ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ये 6 करते हो गया।
ठीक है, ये 6 आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है। चलो फटाफट करते हैं। देखो पहला वाला आप एक बार पहले खुद से ट्राई कर लेना मेरे आंसर्स मिलाने के पहले। पहले वाले में नहीं होगा, दूसरे वाले में होगा, तीसरे वाले में नहीं होगा, चौथे वाले में नहीं होगा, पांचवे वाले में नहीं होगा, छठे वाले में होगा। ठीक है, इसका आंसर मैच करते। देखो फर्स्ट वाला, पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए आपके पास जैसे यहाँ पे देखो कि ये कार्बन, तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अरे हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है ना, तो यहाँ पे कार्बन तो कर ही नहीं सकता, तो पहला वाला रिजेक्टेड। सेकंड वाला देखो NO2, तो NO2 में क्या होता है, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल बॉन्ड O। अरे NO2 को यही स्ट्रक्चर होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दो, हटाने से यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, अरे माइनस चार्ज आ गया। जितना ज़्यादा इस पे चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड वाले में होता है। ठीक है, सेकंड वाले में हो जाएगा। थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाले में देखो ये जो मॉलिक्यूल है बेंजीन, बेंजीन जो है इसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 प्लेनर होता है, आपको लिखना चाहो लिख लो। देखो इन बेंजीन ऑल द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, सो बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, एक प्लेन में होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा NO2 और यहाँ पे O और H। अरे भाई ठीक है ये, पर कितना दूर है। अरे वो था ना इंटरमोलिकुलर फोर्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, अरे कितना बड़ा डिस्टेंस है। कहाँ, ऐसे समझो मान लो मैग्नेट एक आयरन है, अरे जब पास होगा तब अट्रैक्शन होगा ना। अब आयरन को दूर भेज दो तो कहाँ से अट्रैक्शन होगा, तो इतना दूर में कहाँ अट्रैक्शन होगा, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें मेटा वाला, हाँ, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं, अरे ये इसको बोलते हैं फिनॉल। अरे बेंजीन पे OH, बेंजीन पे OH को बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल इसके ऑर्थो पे लगा है तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो, और ये पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो सेम वही डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। अब CN को समझते हैं। अब लोग सर CN तो ऑर्थो वाला है, यहाँ पे कैसे नहीं हो रहा। OH, CN में देखो जो C है, अरे ये तो 120 डिग्री पे होगा, पर एक ट्रिपल बॉन्ड N स्ट्रेट होगा, इसको आप ऐसे घुमा नहीं पाओगे भाई। ये sp हाइब्रिडाइज है, लीनियर है। ठीक है, लीनियर है, तो फिर से लास्ट डिस्टेंस तो नहीं होगा। तो CN में भी क्या होता है, लास्ट डिस्टेंस। ठीक है, लास्ट डिस्टेंस बिटवीन N एंड H, सो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आप बोलोगे सर इतने तो समझ में आ गई, ये लास्ट वाले में कैसे हो गया। तो भाई सर्किल का मतलब बेंजीन है, और ये बेंजीन नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो दिखाया नहीं जाएगा वो होगा हाइड्रोजन। तो देखो ऐसे मॉलिक्यूल को स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये चीजों को ध्यान रखना कि बेंजीन नहीं है, बेंजीन में सर्किल देते हैं, फिर डबल बॉन्ड, ये साइक्लोहेक्सेन है, पाई बॉन्ड नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा और CHO। हाइड्रोजन कभी भी किसी डायग्राम में नहीं दिखाया जाएगा, आपको खुद से समझना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है OH और H। ठीक है, अच्छा ये sp3 होगा और ये भी sp3। अच्छा sp3 में याद करो टेट्राहेड्रल होता था, टेट्राहेड्रल एक ऊपर और 3 नीचे। अरे टेट्राहेड्रल तो ऐसे करते अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। तो भाई sp2 है, sp2 प्लेनर होता है 120 120 120, ये चेंज नहीं हो सकता। sp2 प्लेनर है, प्लेनर एक प्लेन में आएगा, ये ऐसा नहीं है, ये तो 3D में चला गया है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इसको ऐसा कर लेते हैं H फिर O और H। अरे ये 109 109 109, ठीक है, ऐसा आपके पास इसको भी चलो। अरे ऐसा थोड़ी ना है कि आप इसमें एक ऐसा कर लो नीचे, उसमें ऐसा कर लो C और डबल बॉन्ड O और H, sp3, और इसमें हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये sp3 ध्यान रखना, ये sp2 प्लेनर होता है, sp3 नहीं। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये ध्यान रखना है। तो साइक्लोहेक्सेन वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हाइड्रोजन जो है
वो एक ही हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है। अगर वो इंट्रा कर लेगा तो इंटर नहीं कर पाएगा। देखो होता क्या है, इंट्रा में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो उसको ढूंढना इजी होता है। तो अगर एक हाइड्रोजन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो इंटर नहीं करता है। ठीक है, इसमें नीचे लिखो वन हाइड्रोजन फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग if hydrogen form intramolecular hydrogen bonding, then it never form intermolecular hydrogen bonding। ठीक है, अगर हाइड्रोजन ने इंट्रा वाला बना लिया तो इंट्रा वाला नहीं बनाएगा। कौन है इजी बनाना, इंट्रा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड मोर इजीली, तो ज्यादा आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत आती नहीं। इंटर वाला आराम से बन जाता है, इंटर वाले में दिक्कत होती है बल्कि। ठीक है, पर अगर इंटर वाला मान लो, मतलब इंटर वाला अगर बन गया तो इंटर वाला नहीं बनाएगा। ठीक है, इसमें नीचे क्वेश्चन लिखो कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो देखो होता क्या है, इसको पहले आप लोग खुद से एक बार सोच लेना। इसमें है आपके पास इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे इसमें जो है इसमें इंट्रा नहीं है पर इंटर तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गया, पहले इंट्रा प्रेफर करता है, इंट्रा नहीं हो पाया तो ढेर सारे मॉलिक्यूल होते ही होते हैं, तो यहां पे इंटर हो जाएगा। तो यहां पे इंटर और वहां पे इंट्रा। क्वेश्चन आता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाई। तो एक्चुअल में इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे बहुत हाई होता है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल intermolecular hydrogen bonding is present, so boiling point of paranitrophenol is very high। ठीक है, in case of orthonitrophenol intramolecular hydrogen bonding is present, in case of orthonitrophenol intramolecular hydrogen bonding is present, so boiling point is less। देखो boiling point का मतलब क्या होता है समझो, अगर दो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होगा तो उसको तोड़ना पड़ता है। मतलब समझो, देखो वाटर में क्या था, दो मॉलिक्यूल में अगर अट्रैक्शन था उसको जब तोड़ोगे तो तभी तो वेपर कन्वर्ट होगा। अगर एक मॉलिक्यूल ने इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बना ली तो फिर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कोई अट्रैक्शन नहीं। जब कोई अट्रैक्शन नहीं तो वो आराम से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटर में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डेड होता है तो उसको वेपर में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है। यहां देखो, जब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन होगा तब जाके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां पे एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन नहीं होता। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, in case of intramolecular hydrogen bonding force of attraction between two molecule is very less। अरे दोनों मॉलिक्यूल में तो कुछ हुआ ही नहीं, so boiling point is very less in case of intramolecular hydrogen bonding। तो याद रखना है कि इंट्रा वाले का कम होता है, इंट्रा वाले का ज्यादा होता है। इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।